पहाड़ों वाले जंगल में सब पक्षी एक दूसरे की मदद करते थे, सिवाय कालू और गोरी के। वो दोनों सब पक्षियों से अलग रहते थे। बाकी सब पक्षियों के घर साथ साथ ही थे। तोता रानू चिड़िया के दरवाजे पर जाकर दस्तक देता है। रानू चिड़िया दरवाजा खोलती है। रानू चिड़िया, चले दाना ढूंढने चलते हैं। रुके तोते भैया, मेरे पास थोड़ा सा भोजन है, वो मैं अपने बच्चों को दे दूं, फिर आती हूँ। रानू चिड़िया घर जाती है और दाना निकाल कर अपने बच्चों को देती है और तोते के साथ भोजन ढूंढने चली जाती है। उन दोनों को मैदान में चावल के पौधे दिखाई देते हैं। चिड़िया और तोता उन पौधों से चावल तोड़ते हैं। रानू चिड़िया आसमान की तरफ देखती है। तोते भैया, मुझे ऐसा लगता है कि बहुत जल्द हमारे जंगल में बारिश आएगी। चिड़िया रानी, क्या बात कर रही हो? आसमान तो बिल्कुल साफ है, इतनी जल्दी बारिश नहीं आएगी। तुम्हारा वहम है। पता नहीं क्यों मेरा मन कह रहा है कि हम पहले ही अपने अपने घरों को मजबूत कर लें। अगर ऐसा कुछ होगा तो मौसम का पक्षी हमें आकर बता जाएगा, आप चिंता ना करें। रानू चिड़िया और तोता दाना लेते हैं और अपने घरों को वापस चले जाते हैं। कालू कौवा और गोरी कौवी अपने घर में बैठे हुए थे। कालू जी, देखो हमारी छत कैसे टूटी हुई है, चलो इसको पक्का कर लेते हैं, ये ना हो कि बारिश शुरू हो जाए। लगता है तुम्हारी आंखें भी खराब हो गई हैं। आसमान साफ है, भला कहाँ से काले बादल आएंगे? मौसम की खराबी का कोई पता नहीं चलता। तुम आओ मेरे साथ लकड़ियाँ लेने। वो दोनों पति पत्नी अपने घर से बाहर निकलते हैं। मौसम का संदेश देने वाला पक्षी वहाँ से गुजर रहा था। कौवे उस पक्षी को अपने पास बुलाते हैं। संदेशी पक्षी, कहाँ जा रहे हो? मैं आपके जंगल के पक्षियों को बताने आया हूँ कि कुछ दिनों में बहुत तेज बारिशें और तूफान आएगा। तुम सब अपने अपने घर पहले ही पक्के कर लो, वरना सब कुछ टूट जाएगा। अच्छा, मुझे थोड़ी जल्दी है, तुम दोनों ऐसा करो, जाकर बाकी पक्षियों को भी बताओ। मैंने दूसरे जंगल जाकर भी सबको बताना है। हाँ हाँ, तुम जाओ, हम बाकी पक्षियों को बता देंगे। मौसम का संदेश देने वाला पक्षी वहाँ से चला जाता है। कालू, हम इस बारे में किसी को कुछ नहीं बताएंगे। मैं तो यही चाहती हूँ कि उन सब के घोंसले टूट जाएं। हम दोनों अपना मजबूत घर बना लेते हैं और फिर बाकी पक्षियों को बेघर होते हुए देखेंगे। बहुत मजा आएगा। सब पक्षी बाहर बारिश में भीगेंगे और हम दोनों आराम से घर में मजे करेंगे। कौवा और कौवी सूखी लकड़ियाँ लेने चले जाते हैं। मम्मा, आप क्या देख रही हैं? बेटी गुड़िया, हमारी छत बहुत कमजोर है। मेरा मन है हम अपना नया घर बना लें। पता नहीं क्यों मुझे लग रहा है मौसम बहुत जल्द खराब हो जाएगा। ठीक है, आप लकड़ियाँ ले आए, फिर हम सब मिलकर घर बनाएंगे। रानू चिड़िया अपने घर से निकलती है और जंगल में लकड़ियाँ लेने चली जाती है। वहाँ उसे कालू और गौरी मिल जाते हैं। कालू और गौरी, आप दोनों भी लकड़ियाँ लेने आए हो? हाँ, हमारी छत टूटी हुई है, मैंने सोचा उसे पक्का कर लूँ। तुमने क्यों लकड़ियाँ लेनी है? मैं अपना पक्का घर बनाने लगी हूँ। पता नहीं क्यों मेरा मन कह रहा है हमारे जंगल में बहुत तेज तूफान आएगा। गौरी कौवी सोचती है, अगर इस कमजोर चिड़िया ने अपना पक्का घर बना लिया तो हम कहाँ जाएंगे? हमारे तो सारे प्लान पर पानी फिर जाएगा। हम तो इन पक्षियों को पानी में भीगता देखना चाहते हैं। नहीं नहीं चिड़िया, नया घर बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। अभी थोड़ी देर पहले मौसम का संदेश देने वाला पक्षी हमारे पास आया था। उसने बताया कि मौसम बिल्कुल साफ रहेगा। बारिशों का तो दूर दूर तक कोई नामो निशान नहीं है। अच्छा, फिर तो बहुत अच्छी बात है। फिर मैं कुछ लकड़ियाँ ले जाती हूँ, अपने घर की छत ठीक कर लूँगी। हाँ हाँ चिड़िया, तुम बेफिक्र होकर जाओ। रानू चिड़िया अपने कुल्हाड़े से थोड़ी सी लकड़ियाँ काटती है और लकड़ियाँ अपने घर ले जाती है। रानू चिड़िया और गुड़िया मिलकर अपनी छत को ठीक कर लेती हैं। दूसरी तरफ कालू कौवा और गोरी कौवी अपना मजबूत घर बनाना शुरू करते हैं। कुछ ही दिनों में कौवा और कौवी एक पक्का और मजबूत घर बना लेते हैं। फिर एक दिन आसमान पर काले बादल छा जाते हैं और बारिश बरसना शुरू हो जाती है। बारिश एक दिन होती है, अगले दिन फिर से होती है। ऐसे लगातार कई दिन बारिश होती है। पक्षियों के पास भोजन खत्म हो जाता है।
तोता चिड़िया के पास जाता है। चिड़िया बहन, मुझे थोड़ा सा भोजन दे दो, इन बारिशों के कारण भोजन मिलना बहुत मुश्किल हो गया है। तोते भैया, मेरे पास भी जो भोजन था वो खत्म हो गया है। मैं तो खुद बहुत परेशान हूँ। मुझे तो कालू और गोरी ने बताया था कि मौसम का संदेश देने वाले पक्षी ने कहा है कि मौसम साफ रहेगा, लेकिन अब तो बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रही। तोता अपने घर चला जाता है। थोड़ी देर में बारिश के साथ तेज हवाएं भी चलना शुरू हो जाती हैं। पक्षियों के घोंसले और घर टूटकर नीचे पानी में बहना शुरू हो जाते हैं। रानू चिड़िया का घर भी जोर जोर से हिलता है और धड़म से पानी में जा गिरता है। रानू चिड़िया और उसके बच्चे एक पेड़ पर बैठ जाते हैं। वहाँ तोता और हरियाली तोती भी आ जाते हैं। रानू बहन, क्या आपका घर भी टूट गया है? हाँ तोते भैया, बारिश इतनी तेज थी कि सारा घर टूट गया। कबूतर भी उड़ता उड़ता वहाँ आ जाता है। सबके घर टूट गए, अब क्या करें? चले उड़ते हैं और देखते हैं, शायद किसी पक्षी का घर अभी तक सुरक्षित हो। वो सब उड़ते हैं। उन्हें कौवों का बड़ा सा मजबूत घर दिखाई देता है। वो सब वहाँ जाते हैं और घर के दरवाजे पर दस्तक देते हैं। अंदर से गोरी कौवी बाहर निकलती है। गोरी, तुमने तो कहा था कि नया घर बनाने की जरूरत नहीं है। हाँ, लेकिन हमारा दिल किया नया घर बनाने का, हमने बना लिया। अब घर भी हम तुमसे पूछकर बनाएंगे। हमें अंदर आने दो, ऐसे बारिश में भीगकर हम सब मर जाएंगे। अंदर से कालू कौवा गुस्से में बाहर आता है। भाग जाओ यहाँ से, हम अपने घर में किसी को नहीं आने देंगे। जाओ जाओ, हमारे घर के सामने मजमा मत लगाओ। ऐसे कहकर दोनों कालू और गोरी अपने घर का दरवाजा बंद कर लेते हैं। फिर सब पक्षी एक घने पेड़ के ऊपर जाकर बैठ जाते हैं। गुड़िया को पानी में प्लास्टिक की बोतलें बहती हुई नजर आती हैं। मम्मा, वो देखें बोतलें, हम उन बोतलों से नाव बना सकते हैं। बारिश में ज्यादा नहीं उड़ सकते, लेकिन उस नाव में बैठकर हम दूर तक जा। सब पक्षियों को गुड़िया का उपाय पसंद आता है। फिर सब पक्षी मिलकर वो प्लास्टिक की बोतलें इकट्ठी करते हैं और उन बोतलों से नाव बनाना शुरू करते हैं और जल्द ही एक मजबूत नाव बना लेते हैं। पक्षी नाव के ऊपर बैठते हैं और नाव चलाना शुरू करते हैं। वो नाव चलाते चलाते जंगल से बाहर निकल जाते हैं। कालू और गोरी अपने घर में आराम से बैठे हुए थे कि एक तेज हवा का झोंका आता है और उनका घर जोर जोर से हिलना शुरू हो जाता है। कालू जी, जल्दी बाहर निकलो, वरना ये घर भी पानी में गिर जाएगा। गौरी ने अभी इतना कहा ही था कि उनका घर गिरता है और पानी में डूब जाता है। कालू कौवा भी घर के साथ ही पानी में डूब जाता है और मर जाता है। गौरी पानी के बहाव के साथ तैरती है। उसका पंख एक पेड़ में फंस जाता है और वो वहाँ फूट फूट कर रो रही थी। दूसरी तरफ पक्षी नाव चलाते चलाते एक टापू पर चले जाते हैं। उस टापू पर हर तरफ हरियाली ही हरियाली थी और मीठे फलों वाले पेड़ थे। वो सब पक्षी उसी जंगल में रहना शुरू करते हैं। प्यारे दोस्तों, कालू और गोरी ने दूसरे पक्षियों के साथ बुरा करने का सोचा, लेकिन अंत में उनका अपना ही बुरा हुआ। जबकि दूसरी तरफ पक्षियों ने एक दूसरे की मदद की और उन्हें मीठे फलों वाला जंगल मिल गया। और प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद। रानू चिड़िया गरीब चिड़िया थी। वो अपनी किस्मत बदलने के लिए मेहनत करती और कोई ना कोई काम करती रहे। आज भी रानू चिड़िया चूड़ियाँ बेचने जाने की तैयारी करती है। गुड़िया बेटी, घर का दरवाजा बंद रखना और किसी अजनबी पक्षी को घर के अंदर मत आने देना। ठीक है मम्मा, मैं ऐसा ही करूँगी। मम्मा, आज आप आते हुए मेरे लिए मीठा फल लाना। मेरा आज मीठा फल खाने को बहुत दिल कर रहा है। ठीक है मेरी प्यारी बेटी। मम्मा चिड़िया चूड़ियों की टोकरी उठाकर घर से बाहर चली जाती है। वो उड़ती उड़ती आवाज लगाती है, चूड़ियाँ ले लो चूड़ियाँ, रंग बिरंगी चूड़ियाँ, मजबूत चूड़ियाँ ले लो। लूसी कबूतरी जो झरने पर बैठी थी, वो रानू चिड़िया को देखकर आवाज लगाती है, रानू चिड़िया यहाँ इधर आओ, मुझे अपने पंखों पर चूड़ियाँ चढ़ानी है। रानू चिड़िया अपनी चूड़ियों की टोकरी लेकर लूसी कबूतरी के पास आती है। जो तुमने मुझे पहले लाल रंग की चूड़ियाँ दी थी वो तो बहुत पक्की निकली, अभी तक एक भी चूड़ी नहीं टूटी, इसलिए मैं आज तुमसे
एक चूड़ियों का सेट और लूंगी। आप ये नया हरे रंग की चूड़ियों का सेट ले, ये अभी नया नया आया है, ये आपके पंखों पर बहुत अच्छा लगेगा। अच्छा, फिर तुम ही पहना दो मुझे। रानू चिड़िया लूसी कबूतरी के पंखों पर वो चूड़ियों का सेट पहना देती है। लूसी कबूतरी का पंख तो बहुत ही सुंदर लगने लग जाता है। वाह रानो, पूरे जंगल में तुमसे प्यारी चूड़ियाँ किसी के पास नहीं, ये लो तुम्हारे पैसे। रानो चिड़िया पैसे लेती है और आगे जंगल में चूड़ियाँ बेचने चली जाती है। एक पेड़ पर गोरी कौवी अपनी सहेली चमकीलो कौवी के साथ बैठी हुई थी। वो रानो चिड़िया को गुजरते हुए देखती है। चमकीलो, इस कमजोर चिड़िया के पास तो बहुत ही सुंदर चूड़ियाँ हैं, आओ एक एक सेट अपने पंखों पर भी चढ़ा लेते हैं। मगर गोरी, तुम्हारे पास कौन सा पैसे हैं? तुम्हें क्या लगा मैं उस कमजोर चिड़िया से पैसों की चूड़ियाँ लूंगी? आओ देखो कैसे उसे मैं धोखा देकर चूड़ियाँ पहनती हूँ, तुम्हें भी पहनाऊंगी। गोरी कौवी अपनी सहेली चमकीलो को लेकर उड़ती है और रानो चिड़िया को रोक लेती है। रानो चिड़िया, हमें भी तो अपनी चूड़ियाँ दिखाओ। ये लें, देख लें गोरी बहन, आपको कौन सी चूड़ियाँ पसंद आई हैं? मुझे तो ये लाल रंग की चूड़ियाँ बहुत प्यारी लगी हैं, ये एक सेट मेरे पंख पर पहना दो। रानो चिड़िया लाल रंग की चूड़ियाँ गोरी कौवी को पहना देती है। और मुझे ये गुलाबी रंग की चूड़ियाँ पहन। रानो चिड़िया चमकीलो कौवी को भी चूड़ियाँ पहना देती है। आप दोनों की चूड़ियों के 200 रुपये हुए, मुझे 200 रुपये दे दें। कौन से पैसे? हम क्यों पैसे दें? गोरी बहन, मजाक मत करें, मुझे पैसे दें। अच्छा, अगर हमसे पैसे ले सकती हो तो दिखा लेकर। ऐसा कहते हुए गोरी और चमकीलो वहाँ से उड़ जाती हैं। रानो पीछे बैठकर रोने लगती है। रानो चिड़िया को रोता हुआ देखकर तोता वहाँ आता है। क्या हुआ रानो बहन, आप रो क्यों रही हो? तोते भाई, वो गोरी कौवी और उसकी सहेली चमकीलो मुझसे चूड़ियाँ भी ले गई और मुझे पैसे भी नहीं दिए। रानो बहन, तुम्हें पता तो है गोरी कौवी का, तुम्हें उससे पहले पैसे लेने चाहिए थे। रानो चिड़िया दुखी दिल के साथ अपनी चूड़ियों की टोकरी उठाती है। आज तो उसे घाटा हुआ था क्योंकि गोरी और चमकीलो तो मुफ्त में चूड़ियाँ ले गई थीं। जो पैसे रानो चिड़िया के पास थे उससे सिर्फ थोड़ा सा दाना ही रानो चिड़िया को मिलता है। रानो चिड़िया बाजार से वो दाना लेकर अपने घर चली जाती है। गुड़िया बेटी, मुझे माफ़ कर दो, मैं आपको मीठा फल भी नहीं खिला सकी। कोई बात नहीं मम्मा, लेकिन क्या हुआ, आप रो क्यों रही हो? फिर रानो चिड़िया अपनी बेटी गुड़िया को सारी बात बताती है। वो गंदे कौवे हमारे साथ इतना बुरा करते हैं, ऊपर वाला उनके साथ भी इतना ही बुरा करेगा। रानो चिड़िया शाम को जल्द ही अपने घोंसले में लेटकर सो जाती है। गुड़िया अपने घर के बाहर बैठी हुई थी। काश हम भी अमीर होते, फिर मेरी मम्मा को उन गंदे पक्षियों से डरना नहीं पड़ता। मेरी मम्मा बेचारी इतनी मेहनत करती है, लेकिन फिर भी उन्हें उनकी मेहनत का फल क्यों नहीं मिलता? गुड़िया आसमान की तरफ देखती है। आसमान से एक बहुत तेज रोशनी निकलती है और गुड़िया के सामने एक खूबसूरत सी परी आ जाती है। छोटी नन्ही सी चिड़िया, आप परेशान क्यों हो? मेरी मम्मा बहुत मेहनत करती है, लेकिन वो गंदे कौवे मेरी मम्मा को बहुत तंग करते हैं। क्या हमें हमेशा ही वो पक्षी ऐसे तंग करते रहेंगे? नहीं, अब वो आपको तंग नहीं करेंगे। मैं उन्हें ऐसी सज़ा दूंगी कि वो आपकी मम्मा से दूर रहेंगे। आपका धन्यवाद परी। और मेरे पास एक गिफ्ट है आपकी मम्मा के लिए। वो इतनी मेहनत करती है और मेहनत का फल ज़रूर मिलता है। कौन सा गिफ्ट? परी अपनी जादुई छड़ी घुमाती है। छड़ी में से तेज रोशनी निकलती है और उस रोशनी में से एक सोने का कंगन मिलता है। गुड़िया को तो नहीं पता था कि ये सोने का कंगन है। वो उसे बाकी चूड़ियों की तरह एक चूड़ी ही समझती है। ये कंगन आपकी मम्मा के लिए। ये कंगन तो बहुत प्यारा है, मैं इसे अपनी मम्मा को दे दूंगी। फिर वो परी वहाँ से गायब हो जाती है। गुड़िया वो कंगन लेकर घर के अंदर जाती है। उसकी मम्मा अभी तक सोई हुई थी। जो चूड़ियाँ गोरी और चमकीलो ने पहनी हुई थी उनसे उनके पंखों पर लाल लाल निशान बन जाते हैं
और उनके पंखों पर जलन शुरू हो जाती है। उतारो, जल्दी से चमकीलो, इन चूड़ियों को उतार दो। मेरे पंखों में बहुत दर्द हो रहा है। मैं कैसे उतारूं? मुझे तो खुद इतनी जलन हो रही है। गौरी और चमकीलो वो चूड़ियाँ उतारने की कोशिश करती हैं, लेकिन वो चूड़ियाँ नहीं उतरती। सारी रात दोनों के पंखों पर बहुत जलन होती है और फिर सुबह होते ही वो चूड़ियाँ उतर जाती हैं। चमकीलो, अब हम कभी भी रानो चिड़िया से चूड़ियाँ लेकर नहीं पहनेंगे। रानो चिड़िया जब उठती है तो गुड़िया परी का दिया हुआ गिफ्ट अपनी मम्मा को देती है और अपनी मम्मा को परी की सारी बात बताती है। बेटी गुड़िया, परी ने हमें सोने का कंगन दिया है, इसे बेचकर हम अब गरीब नहीं रहेंगे, हमारी मुश्किलें अब आसान हो जाएंगी। फिर रानो चिड़िया वो सोने का कंगन लेकर सोनार की दुकान पर जाती है और उसे बेचकर जो पैसे आते हैं उसे घर में हर तरह का राशन ला कर रखती है और अपने जंगल में चूड़ियों की एक बड़ी सी दुकान खोलती है। अब रानो चिड़िया और उसकी बेटी के जीवन में खुशियाँ ही खुशियाँ थी। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद। प्यारे दोस्तों, इस कहानी के पिछले भाग में आपने देखा कि कैसे कालू कौवा और गौरी कौवी मांस के पैसे बचाने के लिए सब पक्षियों को मेंढक का सूप पिलाना शुरू करते हैं। अब देखिए आगे कालू कौवा और गौरी कौवी फिर से घर जाकर मुनाफा गिनते हैं। इस बार उन्हें 700 रुपए का मुनाफा होता है। कालू, आज तो मजा ही आ गया। चिकन वाले पैसे भी बच गए और हमने कमाई भी ज्यादा की। गौरी, अगर ऐसे ही बिजनेस चलता रहा तो हम तो दिनों में ही अमीर बन जाएंगे। अगले दिन कालू कौवा फिर से जाता है और तालाब में से मेंढक पकड़कर ले आता है और गौरी कौवी सूप बनाना शुरू करती है और सूप बनाकर अपनी दुकान पर ले जाती है। सूप लो, गरम गरम स्वादिष्ट सूप लो। मम्मा, आपको पता है कि गौरी आंटी और कालू अंकल ने जंगल में अपनी सूप की दुकान खोली है। हाँ बेटी, कल कबूतर ने बताया था कि उनका सूप बहुत मजेदार है। चलो आज हम भी सूप पीने जाते हैं। रानो चिड़िया अपनी बेटी गुड़िया को लेकर सूप पीने जाती है। कालू कौवा सूप का प्याला भरकर रानो चिड़िया और गुड़िया के सामने रखता है। वो दोनों मजे मजे से सारा सूप पी जाती हैं। रानो चिड़िया, सूप कैसा बना है? गौरी, सूप तो कमाल का था, मैंने ऐसा सूप कभी नहीं पिया। तुम दोनों जितनी मेहनत कर रहे हो, तुम दोनों को बहुत जल्दी तरक्की मिलेगी। गौरी कालू कौवे की तरफ मुंह करती है और उसे आंख मारती है। कालू भी गौरी की बात समझ जाता है। घर जाकर फिर से दोनों मुनाफा गिनते हैं। लो गौरी, हमारे दिन बस फिरने वाले हैं। आज पूरे 1000 रुपए का मुनाफा हुआ है। इतना पैसा तो पक्षियों को कमाने में साल लग जाते हैं, जितना हमने 2 दिनों में कमा लिया है। मजे की बात यह है कि उस कमजोर चिड़िया को भी पता नहीं लगा कि ये चिकन सूप नहीं मेंढक सूप है। फिर दोनों खूब हंसते हैं। अगले दिन जब गौरी कौवी सूप बना लेती है तो वो बाहर चली जाती है। पास ही एक मेंढक खुदक कर सूप में गिर जाता है। कालू और गौरी दोनों सूप का पतीला उठाकर दुकान पर ले जाते हैं। उनकी दुकान पर तोता आता है। कालू भाई, जल्दी से सूप का प्याला दे दो। अभी लाया तोते। गौरी सूप से प्याला भरती है और वो जिंदा मेंढक भी उसी सूप के अंदर आ जाता है। कालू सूप का प्याला ले जाकर तोते को दे देता है। तोता सूप पीने लगता है। अचानक सूप से वो जिंदा मेंढक निकलता है और फुदक कर तोते के सर पर चढ़ जाता है। तोता चिल्लाता है, मेंढक, मेंढक, कालू के सूप में मेंढक। मोटी चोंच वाले, क्यों चिल्ला रहे हो? अभी अभी तुम्हारे सूप से मेंढक निकला है। हमारे सूप में तो मेंढक नहीं है, जरूर जमीन से आया होगा। नहीं नहीं, मैंने खुद देखा है, सूप में मेंढक था। कालू कौवे को तोते पर बहुत गुस्सा आता है और वो तोते को मारने लगता है। तोता वहाँ से भाग जाता है। तोता भागा भागा कबूतर के पास जाता है। कबूतर, कबूतर, वो कालू और गौरी जो सूप बेचते हैं, मुझे लगता है वो उसमें मेंढक का मांस डालते हैं। उनके सूप में मेंढक था। तोते, तुम्हारा वहम होगा, हम भी कल सूप पी कर आए हैं। सूप तो बहुत मजे का था।
फिर तोता रानो चिड़िया के पास जाता है। रानो बहन, मेरी बात का विश्वास करो, वो कौवे हमें मेंढक सूप पिला रहे हैं। तोते भैया, भला वो दोनों ऐसा क्यों करेंगे? आपका वहम होगा। कोई भी तोते की बात का विश्वास नहीं करता और तोता उदास होकर अपने घर चला जाता है। ऐसे ही 2-3 दिन गुजर जाते हैं। एक दिन रानो चिड़िया की लालटेन का तेल खत्म हो जाता है। वो गौरी कवि के घर जाती है। गौरी अपनी दुकान पर थी। गौरी बहन, क्या आपके पास लालटेन में डालने के लिए तेल है? मेरी लालटेन का तेल खत्म हो गया है। तेल तो घर पर है, तुम घर जाकर कालू से ले लो। रानो चिड़िया उड़ती है और कौवों के घर जाती है। कालू कौवा घर नहीं था। कालू भाई तो घर नहीं है, मैं खुद ही रसोई में जाकर तेल ले लेती हूँ। रानो चिड़िया कौवों की रसोई में जाती है। उसे रसोई में मेंढकों की आवाज सुनाई देती है और पास ही एक बाल्टी दिखाई देती है जिस पर एक कपड़ा दिया हुआ था। रानो चिड़िया जैसे ही वो कपड़ा उठाती है, उसे वहाँ बड़े बड़े मेंढक फुदकते हुए दिखाई देते हैं। इतने मेंढक कौवों के घर में क्या कर रहे हैं? तभी रानो चिड़िया को तोते की वो मेंढक के सूप वाली बात याद आती है। रानो चिड़िया जल्दी से तोते के पास जाती है। तोते भैया, आप ठीक कह रहे थे, वो दुष्ट कौवे तो हमें मेंढक का सूप पिला रहे हैं। देखा, और मेरी बात का किसी ने विश्वास ही नहीं किया। चलो जाकर सब पक्षियों को बताते हैं। जब वो सब अपनी आँखों से खुद देखेंगे तो विश्वास करेंगे। फिर रानो चिड़िया और तोता सब पक्षियों को बता देते हैं। कबूतर भाई, मैं सच कह रही हूँ, कल सुबह सुबह हम देखेंगे वो दोनों कहाँ जाते हैं। हम उनका पीछा करेंगे, फिर आप खुद विश्वास करेंगे कि वो हमें मेंढक सूप पिलाते हैं। अगले दिन कालू कौवा फिर से बड़ा सा जाल लेकर अपने घर से निकलता है। सब पक्षी कालू कौवे का पीछा करते हैं। कालू कौवा तालाब में मेंढक पकड़ने के लिए जाल बिछाता है। सारे पक्षी पेड़ों में छुपकर वो सब देख रहे थे। गौरी भी पीछे से आती है। कालू जी, आज एक बार ही ये सारे मेंढक पकड़ लो। अगर रोज रोज आए तो सबको हम पर शक भी हो सकता है। एक बार में ही मैं सब पकड़ लेता हूँ और फिर इनका सूप बनाकर हम खूब पैसे कमाएंगे। सब पक्षी पेड़ों से बाहर निकल आते हैं। दुष्ट कौवो, तुम्हें जरा शर्म नहीं आती हमें मेंढक का सूप पिलाते हुए? फिर सब पक्षी मिलकर कालू कौवे और गौरी कौवे को खूब मारते हैं। बुलबुल पुलिस को फोन करती है। पुलिस जल्दी से तालाब पर आए। कालू कौवा और गौरी कौवी हमें चिकन का नहीं बल्कि मेंढक का सूप पिलाते हैं। मतलब जो सूप मैं इतने मजे से चिकन का समझकर पीता रहा वो मेंढक का था। उन कौवों को तो मैं छोड़ूंगा नहीं। पुलिस अपनी पुलिस वैन लेकर आ जाती है। वो कालू कौवे और गौरी कौवी को हथकड़ी लगाते हैं और पुलिस वैन में बिठाते हैं। पुलिस पुलिस, हमें छोड़ दो, हम दोबारा ऐसा नहीं करेंगे। अब तो तुम दोनों जेल में ही रहोगे। तुम दोनों को शर्म नहीं आई हम सबको मेंढक खिलाते हुए? पुलिस दोनों कौवों को अपने साथ ले जाती है और उन्हें जेल में बंद करती है। वो दोनों वहाँ रोते रहते हैं। ऐसे कौवों को उनके किए की सजा मिलती है। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद।